गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आप लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल पेपर पढ़ा है उन लोगों ने फर्स्ट ईयर में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। क्योंकि आप लोग पीजी के विद्यार्थी हैं तो ये थोड़ा वाइड रूप में आप लोगों को पढ़ना है। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत जो है राजनीति विज्ञान में इंट्रोड्यूस किया था डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन ने 1953 में अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम प्रकाशित की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सब सामाजिक विज्ञानों को एक सूत्र में बांधते हुए एक सिद्धांत के निर्माण का प्रयत्न करेंगे। इससे थोड़ा सा अगर पहले जाएं तो हम समाज की बात करेंगे। समाज में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं कार्य करती हैं, ये आप लोगों को पता है, जैसे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था जो है वो अन्य सब व्यवस्थाओं को लीड करने वाली होती है, मतलब नेतृत्व प्रदान करने वाली होती है, और राजनीतिक व्यवस्था अन्य सभी व्यवस्थाओं के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। और राजनीतिक व्यवस्था इसीलिए अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के ऊपर नियंत्रण बना करके समाज में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करती है। सामान्य अर्थों में राजनीतिक व्यवस्था का तात्पर्य है राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों में या भागों में सुव्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था कोई स्वतंत्र इकाई नहीं होती है। राजनीतिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था एक उपव्यवस्था है जो अन्य सभी उपव्यवस्थाओं आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक से भिन्न नहीं है, बल्कि यह सब उपव्यवस्थाओं और सामाजिक व्यवस्था से पारस्परिकता रखते हुए और अंतःक्रियाशील रहते हुए भी बहुत अधिक मात्रा में स्वायत्तता रखती है। यह उन सब व्यवस्थाओं को आदेश ही नहीं देती वरन उनको नियंत्रित करने की बाध्यकारी शक्ति भी रखती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था समाज की एक उपव्यवस्था होते हुए भी एक विलक्षण प्रकार की उपव्यवस्था है। डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारित होते हैं उन्हें राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। ईस्टन ने दोबारा इस राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा को परिमार्जित करते हुए दोबारा कहा कि राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है जो उस वातावरण या परिवेश जिससे वह घिरी हुई होती है और जिसके अंतर्गत वह प्रचलित होती है स्पष्टतः पृथकनीय रहती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आमंड और पावेल कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतर्निर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। अंतर्निर्भरता को स्पष्ट करते हुए आमंड कहते हैं, पारस्परिक निर्भरता से हमारा आशय है कि जब किसी व्यवस्था में किसी अंग के गुणों या लक्षणों में परिवर्तन होता है तो इससे सभी अंग और संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था एक समाज की एक ऐसी उपव्यवस्था होती है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबंध सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य अंतःक्रियाशील अंगों तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में एक परिपूर्ण सत्ता है जो किसी परिवेश में ही सक्रिय होती है और यह पर्यावरण से प्रभावित भी होती है। राजनीतिक व्यवस्था के जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था के पहले लक्षण के रूप में भागों की अंतर्निर्भरता या अंतर संबंधित गतिविधियाँ। आमंड का कहना है कि हर व्यवस्था की तरह राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भागों या अंगों में भी एक दूसरे पर निर्भरता की स्थिति होती है। वे कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था के अंगों में पारस्परिक निर्भरता से हमारा आशय इस बात से है कि जब व्यवस्था में किसी अंग के लक्षणों में परिवर्तन आता है
तो इस परिवर्तन के कारण अन्य सभी अंग और स्वयं संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। इसका तात्पर्य ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में अनेक अंग या भाग होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक पारस्परिक एकता होती है और राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर के ही कार्य करते हैं। दूसरी बात होती है राजनीतिक व्यवस्था की सीमा की। राजनीतिक व्यवस्था का एक निश्चित सीमांकन होता है और यह अन्य उपव्यवस्थाओं से स्वायत्त रहते हुए अपनी सीमाओं में रहते हुए कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था की सीमा अंतःक्रियाशील राजनीतिक भूमिकाओं के संदर्भ में मानी जाती है और इस अर्थ में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा महत्वपूर्ण बनती है और समय, स्थान और विचारधारा से उन्मुक्त हो जाती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो उसकी जो सीमाएं हैं उस सीमाओं के अधीन रह करके वो कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं बहुत लचीली होती है, जिनमें परिवर्तन, संशोधन किया जा सकता है। सीमा से राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण सत्ता बन जाती है, मतलब राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी सजीवता व गत्यात्मकता के लिए यह आवश्यक होता है कि राजनीतिक व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सके, इसलिए उसको सीमाओं में बांधा जाता है, बांधने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक व्यवस्था को सीमा के माध्यम से ही अन्य व्यवस्थाओं से पृथक करना संभव होता है। नहीं तो राजनीतिक व्यवस्था का अगर सीमांकन नहीं होगा तो अन्य व्यवस्थाओं से उसका डिवीज़न नहीं हो पाएगा। राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण। राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है। ईस्टर्न की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था कई प्रकार के पर्यावरणों से घिरी रहती है और उनके द्वारा प्रस्तुत परिवेश के अंतर्गत ही सक्रिय रहती है। ईस्टर्न ने पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्र के व्यक्तित्व और जनसांख्यिकीय पर्यावरणों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था और उसके पर्यावरण के बीच निरंतर अंतःक्रिया और लेन देन होती रहती है। राजनीतिक व्यवस्था में जो इनपुट्स होते हैं वो पर्यावरण से ही आते हैं, जिनको वह रूपांतरण करके निर्गतों के रूप में पुनः पर्यावरण में पहुंचा देती है। निवेशों और निर्गतों के बीच प्रतिसंभरण मतलब फीडबैक भी पर्यावरण में ही संचालित रहता है और पर्यावरण से ही राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के रूप में निवेश आते हैं और निर्णयों के रूप में वापस उसमें ही निर्गत जाते हैं। वैध, अवपीड़क या बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। राजनीतिक व्यवस्था अन्य सभी व्यवस्थाओं से अलग है, प्रभावी है। उसका कारण यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के पास में बाध्यकारी शक्ति है और इस शक्ति के कारण ही राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं को आदेश देने वाली तथा उनसे सर्वोपरि बनती है। इसी कारण ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों का आधिकारिक वितरक कहा है। लास्वेल और कैप्लान ने इसी वजह से राजनीतिक व्यवस्था को गंभीर वचनों की संज्ञा दी है और डहल ने राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता, कानून और अधिकार से जोड़ा है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी सत्ता है जिसके पास औचित्य युक्त शक्ति रहती है और जो इस शक्ति का प्रयोग दंड देने, नियमों या निर्णयों को लागू करने और लोगों को उन्हें मानने के लिए बाध्य करने में कर सकती है। इस प्रकार हर राजनीतिक व्यवस्था का यह विशिष्ट लक्षण होता है कि उसके अंतर्गत राजनीतिक सत्ताओं को ही केवल सामान्य स्वीकृति युक्त शक्ति के प्रयोग और उस आधार पर आज्ञाकारिता प्राप्ति का अधिकार होता है। इसी कारण राजनीतिक व्यवस्था का तात्पर्य उन सभी अंतःक्रियाओं से है जो वैध भौतिक बाध्यता की शक्ति का प्रयोग या प्रयोग करने की धमकी का नियमन करती है। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था के अंगों के रूप में राजनीतिक संरचनाएं और भूमिकाएं इसकी औचित्यपूर्ण, अवपीड़क या बाध्यकारी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में उन सभी अंतःक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो न्यायसंगत भौतिक बाध्यकारिता की शक्ति से संबंधित होती है और यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है जिसके भागों में अंतः निर्भरता होती है,
जिसकी सुनिश्चित किंतु लचीली सीमा होती है, जिसका पर्यावरण होता है और जिसके पास औचित्यपूर्ण बाध्यकारी शक्ति होती है। इन लक्षणों के कारण यह सभी व्यवस्थाओं से अंतःक्रियाशील रहते हुए भी स्वायत्तता व सर्वोपरिता रखती है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य विशेषताओं की। राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य विशेषताओं में राजनीतिक स्रोतों का असमान नियंत्रण। डहल का मत है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास के कारण संरचनात्मक विभेदीकरण के साथ विशेषीकरण आ जाता है और इस वजह से राजनीतिक स्रोत जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, सब में समान रूप से नहीं बढ़ सकते और उसके कारण जो राजनीतिक स्रोत हैं उन राजनीतिक स्रोतों से असमानता जन्म लेती है और असमानता जो होती है उसका कारण है लोगों का विशेषीकरण, लोगों के में जन्म से ही मौलिक अंतर, लोगों के लक्ष्यों और प्रेरकों में अंतर, लोगों में कार्य की पहल करने की भिन्न भिन्न क्षमताएं। इस वजह से राजनीतिक व्यवस्था के साधनों पर लोगों का नियंत्रण उसी प्रकार का हो सकता है जिसके अनुरूप उनमें सामर्थ्य होती है। राजनीतिक प्रभाव की खोज या तलाश। राजनीतिक व्यवस्था में हर व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति के कुछ उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं और वह अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहता है। इनको पूरा करने में राजनीतिक प्रभाव सबसे अधिक सहायक होता है। हर व्यक्ति राजनीतिक शक्ति को किसी न किसी रूप में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रयुक्त कराने की कोशिश करता रहता है। अतः राजनीतिक व्यवस्था की यह विशेषता होती है कि इसमें हर व्यक्ति अपने साधनों, स्थितियों और अवसरों के अनुकूल राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। उसका कारण यह है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति बराबर होते हैं, लेकिन यह समानता केवल अधिकारों के संबंध में होती है। जहाँ तक राजनीतिक प्रभाव का प्रश्न है, राजनीतिक प्रभाव सभी व्यक्तियों का बराबर नहीं होता और राजनीतिक प्रभाव तक सभी व्यक्तियों की समान पहुँच भी नहीं होती। इसी कारण हर व्यक्ति का राजनीतिक प्रभाव भिन्न प्रकार का होता है। राजनीतिक व्यवस्था में शासक और शासित वर्ग में भेद स्थापित हो जाता है तथा शासक वर्ग उन्हीं को राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने देते हैं जो उन्हें सत्ता में बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसलिए हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रभाव एक तरह से असमान रूप से वितरित होता है। संघर्षपूर्ण उद्देश्यों के समाधान की बात इसमें की जाती है। राजनीतिक व्यवस्था में अनेक हितों और उद्देश्यों वाले व्यक्ति होते हैं। इन हितों और उद्देश्यों में समरूपता या दिशाई एकता हो यह ज़रूरी नहीं होता, बल्कि समाज में बहुत सारे संघर्ष होते हैं और समाज ऐसे ही संघर्षपूर्ण हितों का एक सामंजस्यमय रूप बन जाता है जिसमें सबके होते हुए भी एक स्थिरता विद्यमान रहती है। इस प्रकार हर राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य और विशेषता यह होती है कि उसको विभिन्न संघर्षपूर्ण उद्देश्यों का समाधान करना होता है। राजनीतिक व्यवस्था में विविध प्रकार की मांगें आती रहती हैं। सभी मांगों का समाधान कर पाना हर राजनीतिक व्यवस्था के लिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मांगों का रूपांतरण करके जो ज़रूरत है उन मांगों की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और प्राथमिकता निर्धारित करके जो ज़्यादा आवश्यक है उन मांगों का निस्तारण पहले कर दिया जाता है। वैधता या औचित्यता की प्राप्ति। राजनीतिक शक्ति के जो धारक होते हैं, ये राजनीतिक शक्ति उन्हें जनता की इच्छा से मिलती है, तो राजनीतिक सत्ता वैधता या औचित्यता प्राप्त की हुई होती है। राजनीतिक शक्ति को जनता की आस्था प्राप्त होती है और वही इसकी वैधता की कसौटी भी होती है। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता लोगों के शासकों के प्रति ऐसे ही विश्वास से बनी रहती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में नेताओं का यह प्रयास रहता है कि समाज में विद्यमान विभिन्न संघर्षों के समाधान के लिए सरकारी शक्ति का प्रयोग किए जाने पर उसका आधार यथासंभव हिंसा, दमन अथवा दंड का भय न होकर यह विश्वास हो कि यह सब जनता के हित के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।
अतः शासकों में जनता का सहज विश्वास ही राजनीतिक व्यवस्था को औचित्यता प्रदान करता है और इसी कारण हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति के धारक इस शक्ति का इस तरह से प्रयोग करते हैं जिससे जनता की आस्था उनमें बनी रहे। एक विचारधारा का विकास। आधुनिक समय में विचारधारा ही समाज के विभिन्न सदस्यों को एक सूत्र में पिरोए रखने का महत्वपूर्ण साधन होती है। राष्ट्रीयता के साथ एक विचारधारा को जोड़कर हर राजनीतिक व्यवस्था अपने विकास पथ और गंतव्यों का निश्चित संकेत देती है। हर राजनीतिक व्यवस्था को अपने विचारधारा का विकास करना होता है जिससे विकास पथ, दिशा, उद्देश्यों और साध्यों का निश्चय हो सके। हर राजनीतिक व्यवस्था का अपना व्यक्तित्व अहम और अलगपन बना रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था अपनी जो विचार हैं उन विचारों पर कायम रहे, दृढ़ रहे। अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से अंतःक्रिया। वर्तमान युग में राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने आप में सिमट कर नहीं रह सकती। संचार साधनों के विकास के कारण एक राजनीतिक व्यवस्था को दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से संपर्क स्थापित करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती और वर्तमान जो समय है वो अंतः अनुशासनात्मक डिसिप्लिन का समय है। आज संपूर्ण विश्व एक समाज बन गया है। एक स्थान पर होने वाली घटना का दूसरे स्थान पर अनिवार्यतः प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक व्यवस्थाएं समाज के पर्यावरण से कहीं अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से प्रभावित होती है। इसी वजह से हर राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से अंतःक्रिया बढ़ गई है और हर राजनीतिक व्यवस्था की यह विशेषता हो गई है कि वह अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से अंतःक्रियाशील रहे। गत्यात्मकता और तेजस्विता या सजीवता। राजनीतिक व्यवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं और इसी वजह से व्यक्तियों की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं जो बदलती है उन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। जो राजनीतिक व्यवस्था समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती है वही राजनीतिक व्यवस्था समाज में सफल राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती है। अगर राजनीतिक व्यवस्था पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को लेकर बैठी रहे या समाज में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार न करे, अंगीकार न करे तो जनता भी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती। तो राजनीतिक व्यवस्था को एक्टिव बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि समाज में जितने परिवर्तन हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उन परिवर्तनों के हिसाब से राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने आप को परिवर्तित कर लें। राजनीतिक व्यवस्थाएं इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे लक्षण और विशेषताएं पाई जाती है जिनके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था मतलब अपना स्वयं का विकास कर सकती है, समाज का विकास कर सकती है। जब स्वयं का समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का भी विकास होगा और व्यक्ति का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो एक राष्ट्र के विकास के लिए, एक राष्ट्र को अपने पथ पर, विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता या द फंक्शनिंग ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम से हमारा आशय है इसके कार्य करने की विधि। मतलब हर राजनीतिक व्यवस्था में अपने अंदर उठने वाली मांगों या निवेशों के रूप में होने वाली बातों के बारे में क्रियाशील रहकर उन्हें निर्गतों में रूपांतरित करने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता के 3 स्तर होते हैं: प्रबोधक प्रक्रिया स्तर, रूपांतरण प्रक्रिया स्तर और प्रतिसंभरण प्रक्रिया स्तर। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था में समाज से विभिन्न प्रकार की डिमांड्स उठती हैं, विभिन्न प्रकार की मांगें उठती हैं और एक बेहतरीन या एक सफल राजनीतिक व्यवस्था की जब हम परिभाषा करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें समाज में जितनी भी समस्याएं होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उन समस्याओं या मांगों को राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख रखा जा सके। मतलब ये राजनीतिक व्यवस्था के लचीलेपन का गुण होता है। साथ ही राजनीतिक व्यवस्था उनको देखे और राजनीतिक व्यवस्था उनको देखने के साथ राजनीतिक व्यवस्था में इतनी दृढ़ता और क्षमता होनी चाहिए कि वह उचित मांगों का निस्तारण करे और अनुचित मांगों को दृढ़तापूर्वक ठुकरा दे। अगर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है तो
वह एक सफल राजनीतिक व्यवस्था मानी जाएगी। और अगर राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा गुण नहीं है कि वह जो समाज की मांगें हैं उन मांगों में प्रायोरिटी या प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सके और उचित और अनुचित का भेद कर सके, अगर राजनीतिक व्यवस्था उचित और अनुचित का भेद कर पाने में सक्षम नहीं होती है तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं सफल राजनीतिक व्यवस्थाएं नहीं होती है, विकास की और अग्रसर राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था लचीली भी होनी चाहिए और साथ में दृढ़ भी होनी चाहिए, सुदृढ़ भी होनी चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था को जनता का विश्वास प्राप्त हो, जनता की उसमें आस्था हो कि व्यवस्था के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो हमारे हित और भलाई के लिए किया जा रहा है। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था सफल मानी जाएगी जो समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कर ले। बच्चों, अगली क्लास में मैं आप लोगों को डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।